अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेस स्टोरी के हवाले से तो तुर्की की लातादाद मिसालें मौजूद होती हैं और उसी पे बात की जाती है, लेकिन जो रिजेक्शन है उस पर बात नहीं की जाती। आज का हमारा मौजू ये है कि तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। रिसेंटली दो एप्लीकेंट्स जो थे, दोनों ने सेम कंपनी में काम किया कर रहे हैं और सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा उनकी बैंक स्टेटमेंट भी सेम थी। तो ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद एक का वीज़ा हुआ और एक का नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इसका वीज़ा नहीं हुआ, वो सटा के रह गया क्योंकि वो पहले एक चक्कर भी लगा चुका था। तो उसके पीछे एक कहानी ये भी थी कि उसने अपना एक पासपोर्ट लॉस किया हुआ था और लास्ट पासपोर्ट जो होता है वो एम्बेसी की नज़र में बहुत ही बुरी चीज़ होती है। प्रॉबेबली आपका वो पासपोर्ट कहीं यूज़ हो गया हो, आपने जानबूझ के ज़ाया किया हो और आपका कोई इल्लीगल रिकॉर्ड उस पर मौजूद हो, कोई इमिग्रेशन ऑफेंस हो, स्टे ओवर हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एम्बेसी की नज़र में आती हैं और एम्बेसी समझती है कि ये बंदा हमारे लिए काबिल एतमाद नहीं है। अगर क्रेडिबल नहीं है तो फिर उसको वीज़ा नहीं मिलता। इन दोनों में से, ये दोनों मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा भी रहा हूँ, इन दोनों में से जिसका वीज़ा हुआ है उसका फ़्रेश पासपोर्ट था और जिसका वीज़ा नहीं हुआ वो अपना तुर्की से विज़िट कर चुका था। कोई लंबा विज़िट नहीं था उसका, 3-4 दिन का विज़िट था और 3-4 दिन के बाद वो वापस आ गया था। लेकिन लॉस ऑफ पासपोर्ट जो है ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो उस केस से में आई। तो हम इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनके लॉस पासपोर्ट के बाद रिजेक्ट हो जाता है तो उन्हें भी चाहिए कि उसको एक दफ़ा से रीअप्लाई करें। रीअप्लाई करने पर आपका वीज़ा हो जाता है क्योंकि आप उनको मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ताकि जो बंदा ख़ुद जिसके अंदर कमज़ोरी मौजूद है, जिसने जानबूझकर कहीं ओवरस्टे रहा है या कुछ ऐसा मामला उसने किया है, तो फिर डेफिनेटली वो बंदा भाग जाएगा। जो बंदा जेन्युइन है वो अपने केस की फ़ाइट करेगा और वो जाएगा। बाज़ लोग एक और भी मैं आपको बताऊं कि एक और वजह भी होती है। एक बंदा उसकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा थी और एक बंदा उसकी स्टेटमेंट कम है, लेकिन जो ज़्यादा वाली है स्टेटमेंट उसका वीज़ा नहीं होता है और जो कम वाली स्टेटमेंट का उसका वीज़ा हो जाता है। अब उन दोनों बैंक स्टेटमेंट्स में क्या मसला था? उन दोनों में मसला ये होता है कि जिसकी ज़्यादा स्टेटमेंट है वो बीच में अपनी स्टेटमेंट को खाली करता रहा है। मिनिमम बैलेंस उसका ज़ीरो पे आ गया था। अब जब मिनिमम बैलेंस ज़ीरो पे आ जाता है तो एम्बेसी देखती है कि 3 माह के अंदर इसका मिनिमम बैलेंस जो था वो ज़ीरो था या 100 रुपीज़ था या 1000 था या चाहे जाए कि 99,000 था, 1 लाख से कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको या तो सारी ज़रूरत पड़ती रहती है या फिर पैसे उसने लोन वगैरह लेके स्टेटमेंट बनाई है। तो ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए नहीं होती, सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो जो भी आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन, तो फिर आपकी या तो 2 स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, एक आपकी बिज़नेस की और एक आपकी सेविंग्स की। सेविंग्स की स्टेटमेंट ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जो आपकी बिज़नेस स्टेटमेंट है उसमें आपकी फ्लैक्चुएशन जितनी चाहें कर सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन हैं उनकी जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट होती है, जो बिज़नेस की स्टेटमेंट होती है, वो माइनस में चली जाती है क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है। और ये भी एक क्रेडिबिलिटी है कि अगर बैंक आपके ट्रस्ट कर रहा है लाखों रुपीस का, तो इसका मतलब ये है कि आप एक क्रेडिबल इंसान हैं। लेकिन अगर आपने एक लगी बंदी अमाउंट आप डाल रहे हैं और बीच में से निकाल भी लिए हैं, जब आपने किसी से लेकर रखी है, जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर उसने मांग लिया, आपने दे दिए, कहीं और से ले लिए, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपके ख़िलाफ़ जाती है। 3 माह कोई ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप 3 माह के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करें और उसके बाद अपना केस जो है वो सबमिट करवा दें। इसके अलावा जब इंक्वायरी आती है बिज़नेसमैन की, तो इंक्वायरी डायरेक्ट उसी को आती है। एम्प्लॉयमेंट जो होता है, बंदा एम्प्लॉई होता है, मुलाजमत में होता है,
उसकी इंक्वायरी जो है वो आती है उसके एम्प्लॉयर के पास, जहाँ पे वो मुलाजमत कर रहा है उसके बारे में उससे पूछा जाता है। जब भी आप अपने एम्प्लॉयर का नंबर दें तो उनको बता दें कि इस तरह मैंने तुर्की की एम्बेसी में अप्लाई किया हुआ है और इंक्वायरी आ सकती है। और जो ऑब्वियसली आपने उनसे लेटर भी तो लिया होगा, उन्हें पता होगा, लेकिन उनको थोड़ा सा अलर्ट रखें कि वो फ़ोन अटेंड कर लें। अगर फ़ोन अटेंड नहीं होता तब भी आपके ख़िलाफ़ बात जाती है। इसके अलावा मैंने देखा है कि लोग गलतियाँ करते हैं कवर लेटर के अंदर। कवर लेटर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि 1 पेज पे हो। आप 2-3 लंबी कहानियाँ लोग लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका जैसे आपने चीज़ें विज़िट करनी हैं उनमें भी आप जस्ट उन जगहों के नाम लिखते हैं, उन जगहों के नाम लिखते हैं। उसके लिए कोई भी ज़्यादा आपको डेट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बुनियादी चीज़ जो लेटर के अंदर आपने लिखनी होती है वो ये होता है कि आपकी टोटल कास्ट क्या है। आपने एक समरी देनी है एम्बेसी को कि आपका टिकट कितने का आएगा, होटल की कास्ट क्या है और आपकी घूमने फिरने की जो एक्सपेंस हैं, डेली लिविंग है, वो कितनी है। उसमें से आपने टोटल कर लेना है कि ये मेरी अमाउंट जो है वो कास्ट आनी है इतने टाइम के विज़िट पे। और जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है उसकी भी आपने बता देनी है कि ये इतनी बैंक स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि दाढ़ी से मूछें बढ़ जाएं, ये कि आपकी कॉस्ट तो ज़्यादा हो लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट कम हो, ऐसा भी इसके अंदर हो जाए तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा नहीं होगा। एक और अहम बात आपको बता दूं कि तुर्की हमेशा वेरी नेक्स्ट डे इंक्वायरी करता है। तुर्की का जो कमर्शियल पार्टनर है ये अपना अनातोलिया वाले, यही आपको कॉल करते हैं। इनका एक अलग से सेक्शन होता है जो इंक्वायरी करता है। वो आपको कॉल करें या आपकी बैंक की स्टेटमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए कॉल करें, आपके एम्प्लॉयर को कॉल करें या डायरेक्ट आपको कॉल करें, ये सारी कॉल्स जो होती हैं वे वेरी नेक्स्ट डे अमूमी तौर पर हो जाती हैं। लेकिन आजकल चूँकि फ़्लड का सीज़न चल रहा है और टेलीकम्युनिकेशन बुरी तरह मुतासर हुई है, इसलिए ये वेरी नेक्स्ट डे वाली बात भी ज़्यादा काबिल कबूल नहीं होगी, या ये समझ लें कि इस पर ज़्यादा अथेंटिसिटी आप नहीं समझ सकते या ज़्यादा अथेंटिक नहीं है। तो फिर आपको वेरी नेक्स्ट डे उसके बाद भी कॉल आ सकती है। और कभी कभी हज़ारों में एक ऐसा भी केस आ जाता है कि सेम डे कॉल आ जाती है। तो अगर मैं मोटी मोटी बातें रिव्यू करना चाहूँ तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर ड्राफ्ट डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जब आप एकदम से पैसे डालना शुरू करते हैं वो भी नहीं होता। एक मेंटेन करें, एक तरतीब के साथ एक ही तरह की अमाउंट तकरीबन लगभग हर माह आपके अकाउंट में आनी चाहिए। और एम्बेसी की तरफ से तो कोई भी लिमिट मुकर्रर नहीं है कि आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि जिस बंदे की स्टेटमेंट 500,000 5 लाख या इससे अबव की थी उनके वीज़े की रेशो ज़्यादा है, उससे कम है उसकी वीज़ा रेशो कम है। आप जानते हैं कि आजकल टिकट भी बहुत महंगे हो चुके हैं और लिविंग कास्ट भी बढ़ गई है। तो इस हवाले से एम्बेसी ये देखती है कि इसके पास इतने पैसे जितने इसकी कास्ट आ रही है तो फिर ये उस बंदे ने वापस नहीं आना। अगर आपके पास कास्ट से ज़्यादा पैसे हैं तो एम्बेसी ये कंसीडर कर लेती है कि चले सम हो, ये बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एम्बेसी है, दुनिया की किसी भी एम्बेसी में जब आप अप्लाई करें तो एक बुनियादी रूल यही है कि अगर आप एम्बेसी को ये सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपने वापस आना है तो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। लेकिन अगर एम्बेसी समझती है, किस तरह से एम्बेसी को ये डाउट हो जाता है कि इस बंदे ने वापस नहीं आना, तो आपका वीज़ा वो रोक लेती है। इसके अलावा जो सेकंड बात मैंने आपको टिप्स बताई थी वो ये थी कि इंटरव्यू के हवाले से क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका बॉस जो है जिसने आपको लेटर दिया है उसको आपने क्लियर कट बता देना कि आपकी इंक्वायरी आएगी और उसमें उसका आपने जवाब देना है। और इसके अलावा तीसरी बात यह है, आप कोशिश करें कि आपकी अगर कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब भी है, जस्ट हो गई है किस तरह से, मिसाल के तौर पर आपका बाज़ लोग तो इस हद तक करते हैं किसी का रिजेक्शन का स्टैंप लग गया तो उसको भी वो पासपोर्ट चेंज कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। इमिग्रेशन हिस्ट्री में ये कोई ख़राबी नहीं है कि आपको किसी मुल्क ने वीज़ा नहीं दिया, ये कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने किसी का दरवाज़ा नॉक किया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला है, उसको वो मुतमिन नहीं था कि आप शायद जिस मकसद के लिए आप दरवाज़ा खुलवाना चाह रहे हैं वो मकसद नहीं है आपका, आप कहीं किसी और मकसद के लिए आ रहे हैं और इसलिए वो बंदा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और तीसरा टिप यही है कि आपका जो कवर लेटर है उसके अंदर बहुत क्लियर
शॉर्टकट आप लिखें, समरी बना के दें कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आप के पास सेविंग कितनी है और कौन से अकाउंट से आप ये अमाउंट जो है वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद भी आपके पास अमाउंट जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट जो है वो बची रहेगी। ये था आज की इंफॉर्मेशन देने का मकसद कि जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं वो बिल्कुल इसको परेशान ना हो, इस हवाले से थोड़ा सा गौर कर लें कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है, रिजेक्शन क्यों हुई है, रिफ्यूज़ क्यों हुआ है वीज़ा। जब आप गौर करेंगे तो खुद ब खुद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए पहले तो ये होता था कि 3 मंथ के टाइम होता था कि जब आपका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तुर्की का तो 3 माह के बाद आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब वो उन्होंने पाबंदी ख़त्म कर दी है। अब आप चाहें तो वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। जिस बात पे वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके साथ जो भी तब्दीली आपने करनी है, अगर आपके सर्कमस्टेंसेस सेम हैं, सेम ही आपने अप्लाई करना, तो फिर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर आपका वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में कुछ चेंजिंग्स थी जो उस वक्त आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, अब आप एक्सप्लेन कर दें तो आपका वीज़ा हो सकता है, हो जाएगा। बहुत से लोगों के वीज़े हुए हैं, इसलिए जो है ना वो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की बहुत लीनियंट है, बहुत अच्छी तरह पाकिस्तानी को वीज़े दे रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस स्टोरी के हवाले से तो तुर्की की